बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट पढ़ रहे हैं 2012 और हम लोग अपने पहले 3 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऑलमोस्ट, और हर चीज़ जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 बहुत आसान है, छोटे छोटे सेक्शन है इसके अंदर। सबसे पहले चैप्टर 4 के अंदर 2 सेक्शन है और चैप्टर 5 भी जो है माइसिलेनियस वो भी छोटा सा है और इसके अंदर छोटे छोटे सेक्शन है, कोई लंबा सेक्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, ईजी टू अंडरस्टैंड है। चैप्टर 4 में सबसे पहले हमारे पास आता है पावर्स टू मेक रूल एंड पावर्स टू मेक रेगुलेशन। जो रूल्स होंगे वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से बनेंगे, जो रेगुलेशंस होंगी वो पॉलिसी बोर्ड के अप्रूवल से बनेगी, ठीक है ना। रूल्स क्या काम करते हैं? रूल्स बेसिकली होते हैं अथॉरिटी मेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ऑफिशियल गैजेट में जो है वो नोटिफाई करेगी, जो उनका एक लीगल पब्लिकेशन है, और रूल्स बनाएगी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का मकसद का, इस एक्ट के जो मकसद है उसको हासिल करने के लिए रूल्स बनाएगी, ठीक है ना, इस एक्ट के मकसद को हासिल करने के लिए। जबकि रेगुलेशंस जो होती हैं, जो कि पॉलिसी बोर्ड के अप्रूवल से इसी तरह से नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में वो रेगुलेशन बनाएगी अपनी इंटरनल वर्किंग, यानी कि अथॉरिटी के जो अपने मामला है ना इंटरनल वर्किंग, उसके लिए अपने टर्म्स और कंडीशन जो एम्प्लॉयज़ की होंगी, ठीक है ना, जो कि इनकन्सिस्टेंट नहीं होंगे, जो यानी कि मुखालिफ नहीं जा रही होंगी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि ड्रग एक्ट। द एक्ट हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जहां द एक्ट आएगा वो ड्रग एक्ट 1976 को रेफर करेगा और जहां दिस एक्ट आएगा वो ड्रैप को रेफर करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर द एक्ट आया यानी कि कोई भी ऐसा रेगुलेशन जो है वो ड्रग एक्ट 1976 के खिलाफ नहीं जाएगा। फॉर कैरिंग आउट द पर्पस, वो कैरिंग आउट इट्स ऑन फंक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये अपने फंक्शंस को, यानी अपने फंक्शन को चलाने के लिए जो चीज़ बन रही है वो रेगुलेशंस है, और जो एक्ट के यानी कि ड्रैप के जो एक्ट है उसको चलाने के लिए जो चीज़ बन रही है वो रूल्स हैं। रूल्स के लिए फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल, रेगुलेशन के लिए पॉलिसी बोर्ड का, ठीक है। उसके बाद आ जाती है माइसेलेनियस का चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड रिटर्न्स। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जो आई गेस जून या जुलाई का होता है, जून का होता है आई गेस, उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो ये जो ड्रैप है वो अथॉरिटी जो है वो सबमिट करेगी रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को, और उस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में होगा कि उसके अभी करंटली क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और फ्यूचर प्लान क्या हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट कहेगी, ठीक है ना, कि रिटर्न भी सबमिट करें, कोई स्टेटमेंट, रिटर्न होता है कोई एक्चुअल फिगर या एक्चुअल डाटा, जैसे टैक्स की रिटर्न, सेल्स की रिटर्न, या इस तरह से रिटर्न जो एक्चुअल फिगर हो। स्टेटमेंट आ जाती है जनरल समरी, जिसके अंदर रिटर्न वगैरह भी आ जाते हैं और जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एस्टिमेट हो जाता है फ्यूचर प्रोडक्शन, ठीक है ना, कि फ्यूचर प्रोडक्शन के आपके क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या बजट आपको रिक्वायर है, और इसी तरह स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं, और कोई भी दूसरे मैटर इनसे रिलेटेड, जो ड्रैप की एक्टिविटी से रिलेटेड जो है, जो ड्रैप के अंडर आ रहे हैं, उनके कंट्रोल में है, उनके मुताबिक जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो मांग सकता है फेडरल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के अंदर जो उसने 3 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अख्ताम पे जमा करवानी है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो रिपोर्ट देगा, कोई भी दूसरा मैटर जो मैंने आपको बताया अथॉरिटी से रिलेटेड होगा उसके बारे में भी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएगा। और इसके अलावा अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी कॉपी, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है वो मांग सकता है। अथॉरिटी के पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी कॉपी फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए तो वो कह सकता है कि इसकी कॉपी भी जो है वो हमें सबमिट करवाएं, ठीक है। और जो भी जो फेडरल गवर्नमेंट जैसे इंस्ट्रक्शन देता है बेसिकली, तो इसने सबमिट करवानी है रिपोर्ट अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अगर कहेगी मे रिक्वायर्ड टू फर्निश, तो ये सब चीज़ें भी वो सबमिट करवाएगा और इन पे तेज़ी से काम करेगा, एक्सपीडिशियसली कंप्लाई विद सच डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। अथॉरिटी को अगर लगता है कि किसी भी पर्सन के पास जो है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस एक्ट यानी कि जो ड्रैप के जो एक्ट है उसके मकसद को हासिल करने के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है, कारआमद हो सकती है, तो वो उस पर्सन को जो है वो डायरेक्टली भी बुला सकता है, इनडायरेक्टली भी बुला सकता है अपने उसकी एडवाइस के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए हसूल के लिए, ठीक है ना। तो वो पर्सन जो है वो प्रोवाइड करेगा वो इन्फॉर्मेशन जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड में उसने कही होगी, यानी कि ना, या किसी भी मामले की इन्फॉर्मेशन, या आपके पास एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ की, तो इससे जो है वो मुझे भी हमें प्रोवाइड करें अपनी एक्सपर्टीज से, हमें एडवाइस करें या हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, या इस मामले में आप इन्वॉल्व थे तो आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें 10 दिन के अंदर, तो वो प्रोवाइड करेगा वो पर्सन, उस पर ये कानूनी तौर पर जो है वो लाजिम है, और अगर वो नहीं कर पाया तो उस पर 1 लाख तक जो है वो जुर्माना पड़ सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, जो यहाँ पर ऑफेंसेज हैं वो स्पेसिफाइड हैं शेड्यूल 3 में, ठीक है, और जो प्रोहिबिशन है वो सारे शेड्यूल 2 में मेंशन है। और इन प्रोहिबिशन और ऑफेंसेज में क्या फ़र्क है? प्रोहिबिशन वो रूल्स होते हैं जिनको कि आपने ये काम नहीं करना, ठीक है ना। प्रोहिबिशन क्या होता है कि आपको बताया जाए कि आपने ये काम नहीं करना। ऑफेंस ये है कि जब आप वो काम कर लें,
ठीक है ना, आपने वो रूल तोड़ दिया यानी कि, ठीक है ना, यानी कि आपको किसी काम से मना किया गया था लेकिन आपने वो रूल ब्रेक किया। अब उस पर क्या लगेगी, आपको पनिशमेंट्स लगेगी, यानी कि पेनल्टीज लगेंगी उसके ऊपर, ठीक है। और वो सारी पेनल्टीज जो हैं और ऑफेंसेस वो शेड्यूल 3 के ऊपर में जो है वो शेड्यूल 3 में मेंशन है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि शेड्यूल कौन सा है ड्रैग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्रग एक्ट 1976 में भी ये सब कुछ मेंशन है, लेकिन उसके वहाँ पर सेक्शन अलग हैं, वो सेक्शंस में है, यहाँ पर ये शेड्यूल के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है ऑफेंसेस बाय कंपनी। इसमें सिंपली ये है कि अगर कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेट या कोई फर्म या किसी इदारे ने जो है वो कोई ऑफेंस कमिट किया है इस एक्ट के तहत या ड्रग एक्ट 1976 के तहत, तो फिर उस इदारे का हर डायरेक्टर, हर पार्टनर, हर एम्प्लॉय जिसके इल्म में था कि ये जो है वो कानूनी तौर पर जुर्म है या जिसकी इजाज़त से जो है वो जुर्म किया गया, वो पर्सन जो है वो कमिटेड होगा कि वो जो है वो मुजरिम करार पाएगा, ठीक है ना। और उसको जो है ना मतलब शैल बी द गिल्टी ऑफ ऑफेंस, और उस पर उसी तरह से पेनल्टी पड़ेगी। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या है कि दायरा इख्तियार, यानी कि जुर्म पर कानूनी कार्रवाई करने का आगाज़ किसके पास इख्तियारात हैं, वो सिर्फ इंस्पेक्टर के पास हैं। वो इंस्पेक्टर का क्या प्रोसीजर होगा वो सारा कुछ मेंशन है शेड्यूल 4 में, वो आगे जाके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। वैसे जो है बेसिकली इसका क्या, इसमें और इसमें ड्रैप में और जो ड्रग एक्ट 1976 है दोनों में ये मेंशन है, ऑफेंसेस भी पेनल्टीज भी, ठीक है ना। इसका कंपैरिजन जो है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और लेक्चर भी अवेलेबल है कि इसके ऑफेंसेस में, ड्रैप के ऑफेंसेस में और ड्रग एक्ट 1976 के ऑफेंसेस में सजाओं का और जो पेनल्टीज है, ठीक है ना, जो फाइन है उसका कितना फ़र्क है, क्या क्या फ़र्क है, वो सारे जो नोट्स भी अवेलेबल हैं prescriptioncracker.com पे और यूट्यूब लेक्चर पे भी आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कंप्लेंट्स, कि अगर किसी पर्सन को जो है वो लगता है कि ड्रैप की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, ठीक है ना, ये कि ड्रैप का ये कानून था लेकिन ये फ़लाँ बंदे ने जो है, ये फ़लाँ फार्मेसी वाले ने इसकी खिलाफ वर्जी की है, तो वो अथॉरिटी में जो है वो इसकी शिकायत करेगा। अथॉरिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी और दोनों को ही अपॉर्चुनिटी देगी कि अपनी अपनी बात सामने लाएं। जिसने कंप्लेन की है और जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है उन दोनों को अपॉर्चुनिटी देगी कि अपनी बात सामने रखें और उसके बाद वो फैसला करेगी, ठीक है ना, इस एक्ट के तहत या फिर शेड्यूल 6 क्या है, ड्रग एक्ट 1976 है, इस एक्ट के तहत यानी ड्रैप एक्ट के तहत या फिर ड्रग एक्ट 1976 के तहत जो है वो फैसला करेगी। लेकिन अगर उस पर्सन को जिसने कंप्लेन की थी उसको लगता है कि ये फैसला जो है वो गलत हुआ है, या फिर जो कंप्लेनेंट था उसको लगता है कि मुझे जो है वो नाहक जो है वो सजा दे दी गई है, तो वो रेफर करेगा बोर्ड को, यानी पॉलिसी बोर्ड को। पॉलिसी बोर्ड जो है अपने मेंबर्स में से अपीलेट बोर्ड बनाएगी, जो कि अपीलेट बोर्ड फिर जो है वो केस सुनेगी और जो फाइनल फैसला होगा वो अपीलेट बोर्ड लेगी। अपीलेट बोर्ड की जो है वो उसका जो फैसला है वो फाइनल होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है अगर किसी ने कंप्लेन करनी है तो उसका प्रोसीजर जो है वो ये चलता है, यानी कि इस तरह से जो है वो चलता है। उसके बाद आ जाता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसमें एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन नो पर्सन शैल कम्युनिकेट, कोई पर्सन कम्युनिकेट नहीं करेगा। हाँ ये है कि अगर किसी को मतलब रेगुलेशन कहते हैं कि रेगुलेशन के हिसाब से किसी को इन्फॉर्मेशन देना कोई बुरी बात नहीं है, या लाइक इदारों के आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर तो इजाज़त है। लेकिन अगर इजाज़त नहीं है कानून के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, यानी कि जो रेगुलेशन अभी हमने पढ़ा कि रेगुलेशन कैसे बनेगी, कि इनका अपना एक वर्किंग मेथड है, अगर उसके हिसाब से जो है वो इजाज़त नहीं है तो फिर आप पे पाबंदी है कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी ऐसे पर्सन को दें जो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन हो या उस इन्फॉर्मेशन की जो है ना वो रसाई हो, इन्फॉर्मेशन को हासिल करने की रसाई हो, ठीक है। बेसिकली ऐसा जुर्म तो नहीं आ सकता लेकिन मना है, ठीक है ना, आप समझे कि ये तरह की प्रोहिबिशन में तो नहीं आ सकता, लेकिन ये इनका लीगल कुछ अपना कोड ऑफ कंडक्ट है ना उसमें ये मना है, ठीक है ना। अपना जैसे होता है ना कि किसी कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर ऑफिस का, ये उस लिहाज से मना है, ठीक है ना। जो जुर्म है ना उनमें नहीं आता, कि जो जुर्म तो हम लोग थेरापेटिक गुड के लिहाज से पढ़ेंगे ना कि ये दवाई को इस तरह बेचना मना है या उस तरह बेचना मना है, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, ठीक है। एक्ट नॉट टू ओवरराइड अदर, यानी कि जो प्रोविजन इस एक्ट में होगी, ड्रैप की कोई भी प्रोविजन जो है वो किसी भी दूसरे प्रोविजन को जो है वो ख़त्म नहीं करेगी, ओवरराइड नहीं करेगी, किसी के ऊपर नहीं आएगी, ठीक है ना। खासतौर पर ड्रग एक्ट 1976 को, और अगर कोई ऐसा केस होता है, ठीक है ना, या फिर किसी भी दूसरे लॉ को जो है वो उसको ओवरराइड नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस होता है कि ड्रैप में और ड्रग एक्ट 1976 में तजाद आ रहा होता है, ठीक है ना, किसी भी केस में, किसी भी पेनल्टी में, किसी भी ऑफेंस में, तो जो प्रोविजन इस एक्ट की होंगी ना वो प्रिवेल करेंगी, यानी कि वो जो है वो ऊपर डोमिनेट करेंगी, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है रिकवरी ऑफ एरियर्स। इसमें हो जाता है कि जो बकिया जात, किसी पे फॉर एग्जाम्पल फाइन लगा, ठीक है, या किसी ने कोई फीस जो थी वो किसी पे ड्यू थी लेकिन उसने वो फीस नहीं दी, या किसी पे कोई फाइन लगा उसने वो फाइन नहीं दिया, तो वो फाइन किस तरह से रिकवर किया जाएगा, किन कवानीन के हिसाब से, जो लैंड रेवेन्यू के कवानीन है, अरेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू, अरेयर होता है बकिया जात,
यानी कि लैंड रेवेन्यू के जो बकिया जिस तरह से हासिल किया जाते हैं या रिकवर किए जाते हैं, उस तरह से जो है अथॉरिटी भी उन अपनी अमाउंट्स को जो है वो रिकवर करेगी। ठीक है, तो ये कानून बेसिकली बड़े सख्त होते हैं जो लैंड रेवेन्यू के होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि वो वाले कानून फॉलो किए जाएंगे अगर आपने जो है वो जो अथॉरिटी के कोई भी आपने पैसा रखने की कोशिश की। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होता है नुकसान से बचना। किसी भी पर्सन ने अगर कोई काम किया है और उसकी नीयत ये थी कि वो इस एक्ट के तहत यानी ड्रैप एक्ट के तहत जो है वो ये काम कर रहा है, लेकिन वो असल में वो काम उसके हिसाब से नहीं था, ड्रैप एक्ट के तहत नहीं था, लेकिन उसकी नीयत ये थी, उसने कोशिश ये की कि वो इस एक्ट के तहत करे, तो उसको सजा नहीं मिलेगी, कोई लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आ जाती है पावर्स टू अमेंड शेड्यूल। जो शेड्यूल्स हैं उनको कौन अमेंड कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है अगर बोर्ड उसको कहे। तो बोर्ड के अप्रूवल से, बोर्ड की रिकमेंडेशन से, लेकिन करेगा कौन? करेगा फेडरल गवर्नमेंट ही। ठीक है, क्योंकि बड़ा काम है, एक एक्ट में चेंज लाना, वो बोर्ड नहीं कर सकती, वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और वो जब करेगी तो वो नोटिफिकेशन भी देगी ऑफिशियल गेजेट में। ठीक है ना, अमेंड कर सकती है, उसमें ऐड भी कर सकती है, रिमूव कर सकती है, ओमिट कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है किसी भी शेड्यूल को। रिमूव और ओमिट का डिफरेंस देखना। रिमूव होता है कोई चीज़ मौजूद थी लेकिन उसको निकाल दिया गया, और ओमिट ये है कि किसी चीज़ के बारे में मतलब किसी एक्ट के अंदर वो थी ही नहीं, ठीक है ना, उसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है ना, ओमिट ये है। उसके बाद आ जाता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। अगर कोई भी प्रोविजन जो है वो ड्रैप की, उसमें कोई भी उसको पूरा करने में कोई भी मुश्किल आती है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजट में, और ऐसी मुश्किलात को जो है वो दूर करने का काम फेडरल गवर्नमेंट का होगा। अगर ड्रैप के एक्ट में कोई मुश्किल आती है तो उसको दूर करने का काम फेडरल गवर्नमेंट का होगा, बोर्ड का नहीं। ठीक है ना। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट अंडर द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी के एम्प्लॉय होंगे उनको फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय समझा जाएगा। क्यों? ताकि जो फॉर द पर्पस ऑफ पाकिस्तान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1952 53 ऑफ 1952। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, ये किस फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इसकी वजह क्या होती है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें जो है किसी भी किस्म की गफलत या कोई स्ट्राइक की वजह से डिले, हेल्थ का डिले या किसी भी तरह की जो है ना वो डिसरप्शन बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तो इस तरह के कानून जो असेंशियल सर्विसेज यानी कि ऐसी सर्विसेज जो बहुत असेंशियल हैं, मेंटेनेंस एक्ट के, उनको मेंटेन किया जाए। ठीक है ना, असेंशियल सर्विसेज जो हैं, जैसे हेल्थ का जो सेक्टर है बहुत असेंशियल, बहुत क्रिटिकल है, तो ये लॉ जो है वो यूजुअली इंश्योर करता है कि कॉन्टिन्यूटी रहे जो असेंशियल सर्विसेज है ना, जैसे हेल्थ सेक्टर है उसकी, और कोई भी स्ट्राइक हो या कोई भी किसी किस्म की डिसरप्शन जो है वो इन एक्टिविटीज़ को, इनके फंक्शन जो है हेल्थ सेक्टर के यानी कि ड्रैप के फंक्शन है उनको रोके ना। ये जो स्ट्राइक्स होती है ना उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है ना जो मरीजों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स के या हेल्थ डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी स्ट्राइक्स की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट करार पाएंगे फेडरल गवर्नमेंट के ये एम्प्लॉय हैं, और फेडरल गवर्नमेंट उनको खुद ट्रीट करेगा इस एक्ट के तहत। ठीक है ना, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्ट 10 ऑफ 2012 नॉट टू अप्लाई टू द अथॉरिटी। इसमें क्या एक्ट 10 कौन सा है? इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 10 ऑफ 2012। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि ये जो 10 या जो नंबर लिखा होता है इसका मतलब होता है कि 2012 में ये 10वां एक्ट था, क्योंकि एक साल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्ट्स आते हैं, तो ये जो नंबर होता है वो बताता है उस एक्ट का नंबर, बताता है कि ये 10वां नंबर एक्ट था, इस साल ये 10वां एक्ट था। ठीक है, इस हेल्थ के मामले में कोई भी मतलब वो हो, उस साल में जिस भी डिपार्टमेंट के जो भी एक्ट जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है, उनमें जो है ये इसका 10वां नंबर था, तो तभी उन्होंने लिख दिया एक्ट 10 ऑफ 2012 वो अथॉरिटी पे अप्लाई नहीं होगा। वो क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट, वो अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ पे, ऑफिसर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे ना अथॉरिटी के, वो रिलाई नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट पे ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन के लिए, कि उनको ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन बनाई जाएगी। ठीक है ना, उनकी ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन बनाई जाएगी, या कोई भी लेबल राइट्स उनको मिलेंगे, या लेबल डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो है जो उस एक्ट का है वो ही हमारा होगा। जो लेबर को जो उनकी जो तजाद होते हैं या लेबर के जो झगड़े होते हैं उनके सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है उस एक्ट के तहत होगा, ऐसा नहीं है, वो एक्ट इधर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अच्छा कुछ मैं बता दूं, कुछ ऐसे एक्ट जो सेक्शन है उनको मैंने रीफ्रेज भी किया गया है ताकि सिर्फ समझा सकूं आपको, क्योंकि मकसद आपका समझना है। ठीक है, और फिर जब आप वही वाली वर्डिंग पढ़ेंगे ना, बुक वाली या मैनुअल वाली वर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे खास तौर पे ये है कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या इख्तियारात मिले हुए हैं अथॉरिटी को यानी ड्रैप की अथॉरिटी को कि वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से वो इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर सकता है, यानी इंटरनेशनली एजेंसीज के साथ, हेल्थ सेक्टर के साथ, जो बाहर के मुल्क में जो हेल्थ सेक्टर है उनके साथ जो है ये कोऑपरेट
कर सकता है, लेकिन पाबंद रहेगा किस चीज़ का, जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या अगर कोई कोलैबोरेट कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी पेश करेगा। जो फंडिंग कंडीशन है कि क्या आप कोलैबोरेट कर रहे हैं उसमें आपका खर्चा लग रहा है या आपको डोनेशन मिल रही है, ठीक है ना। फंडिंग कंडीशन बताएगा, डाटा हर चीज़ शेयर करेगा, मतलब इन प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है ना। बट द बोर्ड आल्सो कंप्लाई विद द एग्रीड रूल्स जो है हमारे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है कि जो अथॉरिटी के जो अपने वो जो अथॉरिटी जो है वो उन्हीं अभी जो हमारे अथॉरिटी तो अब 2012 में बनी है ना, लेकिन उससे पहले भी इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ जो है वो कोऑपरेशन होती होगी, ठीक है ना। मामला जो है वो सेटल होते होंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम्स होते होंगे। तो वो जो पहले के रूल्स बने हैं ना, अथॉरिटी भी उन्हीं के रूल्स के हिसाब से जो है वो ऑपरेट करेगी, ठीक है ना। उसके लिए कोई नया एग्रीमेंट नहीं मतलब किसी मुल्क के साथ करना पड़ेगा कि हमारे ड्रैप की हमने नई अथॉरिटी बनाई है। जो हेल्थ सेक्टर के पहले एग्रीमेंट चल रहे थे उस हिसाब से जो है वो काम चलेगा। उसके बाद आ जाता है रिपील एंड सेविंग्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी पहले वाले एक्ट ख़त्म हो गए ना, मतलब जो एक्ट हम पढ़ रहे होते हैं ना, उससे सिमिलर एक्ट जो ख़त्म हो गए हैं ना, उनके बारे में जो बात होती है हम लोग ख़ास तौर पे रिपील्स एंड सेविंग वाले सेक्शन में बताते हैं। यानी कि रिपील क्या हो गया कि उसमें से जो पहले जो इससे रेलिवेंट एक्ट है ना, अगर वो कैंसिल हुआ है तो उसके बताएंगे कि ये कैंसिल हो गया, और उसमें से क्या क्या चीज़ या क्या क्या सेक्शन हम लोगों ने रख लिया तो उसकी होगी सेविंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी थी पहले जो रिकंस्ट्रक्ट कर दी गई ड्रैप में, ठीक है। ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 2012 वो कम्प्लीटली जो है वो रिपील्ड हो गया है, लेकिन ठीक है ना, रिपील्ड हो गया है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ नॉट विथस्टैंडिंग द रिपील ऑफ ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, जो भी लाइसेंस मतलब पहले जो अगर ये तो रिपील हो गया, वैसे ये एक्ट रिपील हो गया है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे किसी को आपने इस जो एजेंसी जो बनी थी, ये भी इसको भी शॉर्ट फॉर्म ड्रैप का होती है, लेकिन ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो अथॉरिटी है। उसके तहत किसी भी पर्सन को कोई दवाई बनाने का, कोई थेरापेटिक गुड बनाने का मैन्युफैक्चर दिया था, मैन्युफैक्चरिंग बनाने का लाइसेंस दिया था, कोई भी लाइसेंस दिया था मैन्युफैक्चरिंग का, रजिस्ट्रेशन का, या कोई रिटेल प्राइस सेट की गई थी, ठीक है ना, या फिर रीवैलिडेशन के लिए कोई लाइसेंस किसी का एक्सपायर हुआ और उसने रीवैलिडेट करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए जो है उसने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, ड्रग एक्ट 1976 के तहत करवाई थी, ठीक है ना। जिसकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई थी किसको, लाइसेंसिंग बोर्ड को या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को या ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी को या कमेटी को, और एज द केस में भी अपने जो टाइम था उस टाइम के अंदर, यानी उसका लाइसेंस कैंसिल होने का पर्टिकुलर टाइम होता है कि कैंसिल होने के इतने दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है रीन्यूअल के लिए या फिर वैलिडेशन के लिए, ठीक हो गया। तो वो अगर उसने करवाई थी तो वो वैलिड रहेगा, अगर उसका कोई लाइसेंस था तो वो वैलिड रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो आपने ड्रग एक्ट 1976 के तहत एक तो करवाई थी, और दूसरा वो जो है लाइसेंस जो होते हैं वो इस तरह से जो है वो रिपील अगर हो भी जाए तो लाइसेंस जो है वो कम से कम अपने वो पर्टिकुलर टाइम तक जो है वो उस तरह कंटिन्यू रहते हैं जब तक एक्सपायरी ना हो, या फिर जो है ना, यानी कि अगर किसी एक्ट के तहत वो बना था लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो यूजली ऐसा होता है, मैं हर एक्ट की बात नहीं कर रही, यूजली ऐसा होता है कि वो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का या रजिस्ट्रेशन का वो कंटिन्यू रहता है, या जो प्राइजेस फिक्स हुई होती हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, अनलेस फेडरल गवर्नमेंट उसको कोई चेंजेस लाए उसमें, ठीक है। इसी तरह जो किसी के पास अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या सेल्स का लाइसेंस था, वो भी अपनी एक्सपायरी तक जो है अनलेस के वो एक्सपायर ना हुआ हो पहले, वो भी वैलिड रहेगा उस पीरियड तक के लिए जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ना कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट कहेगी तब तक वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना, या फिर जब जो उसकी एक्सपायरी डेट आ जाए। अगर तो एक्सपायरी डेट आ गई है तो एक्सपायर होना ही होना है ना, लेकिन अगर एक्सपायरी नहीं आई और फेडरल गवर्नमेंट पहले ही कह देती है कि अभी जो हम लोग इसको कर रहे हैं आप लोग जो है ना दोबारा से करवाएं इस नए एक्ट के तहत, तो फिर वो अलग बात है, लेकिन वो यूजुअली जो पुराने एक्ट के तहत जो लाइसेंस बने होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी 20 अप्रैल 2010 से फैसले लिए हैं उनको यही समझा जाएगा कि वो ड्रैप एक्ट 2012 के लिहाज से फैसले होते हैं, क्योंकि जब एक एक्ट बनना शुरू होता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगता है, उसमें मराहिल होते हैं, तो उस वजह से जो है वो सारा कुछ जो है वो उसको समझा जाता है कि ये क्योंकि 2010 से ही हो सकता है कि ये शुरू हो गया हो इसकी प्रिपरेशन, तो इस वजह से 20 अप्रैल 2010 से जो भी मामलात जो ड्रैप ने फेडरल गवर्नमेंट ने लिए इन हेल्थ के मामलात में, या फिर जो ड्रग एक्ट 1976 के तहत, या फिर जो है ड्रैप के जो एजेंसी के तहत, वो सारे समझे जाएंगे कि इसके हिसाब से थे, ठीक है ना, ड्रग एक्ट ड्रैप के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिसी डायरेक्टिव। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इशू करेगी पॉलिसी डायरेक्टिव कानून के हिसाब से पॉलिसी बोर्ड को कि उसने कैसे एक्टिविटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज पावर्स एंड फंक्शन, जिसकी कंप्लायंस जो है वो अथॉरिटी पे
पाबंद है, ठीक है ना, जिसकी कंप्लायंस जो है वो अथॉरिटी पे पाबंद है। यानी कि देखें इसमें क्या है, पॉलिसी डायरेक्टिव क्या होता है कि ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी पॉलिसी बोर्ड को, ठीक है ना। किसी भी काम के किसी भी मैटर के लिए जो गाइडलाइंस है ना फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी कि अपना पॉलिसी बोर्ड को पावर्स के या फंक्शन के हिसाब से या उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को जो है वो पॉलिसी बोर्ड ट्रांसफर करेगा अथॉरिटी को, और अथॉरिटी ने विद इन द टाइम जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उसके अंदर वो उन कामों को जो है वो पूरा करेगी। और अगर उसको कोई मुश्किल लगती है तो वो फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो दोबारा से जो है वो केस बताएगी कि मुझे जो है ये मसला आया, मैं ये काम जो है वो इतने वक्त में नहीं कर पाया, ये फेडरल गवर्नमेंट क्यों, इसकी वजह क्या थी, ठीक है ना। और फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी, जिसका फैसला जो है वो फाइनल होगा, ठीक है। कुछ समझ ना आया तो आप लोग कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वाइंडिंग अप ऑफ द अथॉरिटी, यानी डेजोल्यूशन ऑफ द अथॉरिटी। कोई भी लॉ जो है वो इस अथॉरिटी को ख़त्म नहीं कर सकता एक्सेप्ट के पार्लियामेंट जो है वो फैसला करे कि ये अथॉरिटी हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कानून वाइंडिंग अप ऑफ द अथॉरिटी इस तरह के जो होते हैं ना कि ये ऐड कर देना कि कोई कानून इस अथॉरिटी को ख़त्म नहीं कर सकता, ये खासतौर पर हेल्थ रिलेटेड जो बॉडीज़ होती है ना उनके लिए होते हैं, ताकि जो क्रिटिकल फंक्शन जैसे हो गया, हेल्थ हो गया, रेगुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये चीज़ें अपने काम में अपना जो है ना वो कंटिन्यू रहें, ताकि जो हुकूमत की तब्दीली से या फिर जो है ना उस वजह से क्या है इन मामलात में, हेल्थ के मामलात या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो है वो चेंजेस ना आए, ठीक है। तो ये था सब कुछ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और 5 के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल्स, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।